हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, अपन जीओसी की सीरीज की वीडियो को डिस्कस कर रहे थे और प्रीवियस वीडियो में अपन रेजोनेंस इफेक्ट को डिस्कस कर चुके हैं। उसके कुछ पॉइंट्स, टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, पॉसिबिलिटी ऑफ रेजोनेंस और कौन कौन से ग्रुप प्लस आर और कौन कौन से ग्रुप माइनस आर प्रभाव दर्शाते हैं, इन बातों को अपन डिस्कस कर चुके हैं। और बच्चों, लास्ट वीडियो में अपन ये भी कह चुके हैं कि कौन कौन से ग्रुप ऐसे हैं जो प्लस आर के साथ साथ माइनस आर प्रभाव भी दर्शाते हैं। क्लियर है बच्चों? और यह भी कहा था कि कौन कौन से ग्रुप ना तो प्लस आर दर्शाते हैं और ना ही माइनस आर प्रभाव दर्शाते हैं। क्लियर है बच्चों? आज बच्चों ये वीडियो ना थोड़ा और इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए मददगार रहेगा एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट में। जब आप रेजोनेंस इफेक्ट के एप्लीकेशन पढ़ोगे तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट के बिना आप कभी भी उन्हें एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं कर पाओगे। तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात आज अपन इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आओ बच्चों, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपन इस वीडियो में सीखते हैं। तो चलो बच्चों सुनो। सबसे पहली बात, मुझे बच्चों इतना बताओ, जैसे मैं अगर कोई भी एग्जांपल लूं, जैसे मैंने सिंपलेस्ट एग्जांपल लिया OH, ये लो फिनोल है। पहले मैं इसको समझाता हूं, फिर इंपॉर्टेंट अगले पेज में जैसे जैसे यहां समझाऊंगा वैसे वैसे लिखता चला जाऊंगा मैं। अब सबसे पहली बात बच्चों, यहां कॉन्जुगेशन है। क्या है यहां? कॉन्जुगेशन। लोन पे डबल का। अब जहां कॉन्जुगेशन होगा बच्चों, वहां कंफर्म है रेजोनेंस भी होगा। अब यहां जब रेजोनेंस प्रेजेंट है तो उस रेजोनेंस को मैं शो कर रहा हूं कि इसके इलेक्ट्रॉन यहां और इसके इलेक्ट्रॉन यहां। ठीक है, तो अपने पास एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी और वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है उसको समझना है। यहां डबल बॉन्ड OH और चार्ज कैसा, यहां चार्ज कैसा, ये लो डबल बॉन्ड। क्लियर यहां तक? आगे अगर मैं बात करूं बच्चों, तो आगे मैं ये कह सकता हूं क्या कि इस नेगेटिव के इलेक्ट्रॉन तो यहां, क्योंकि अब कॉन्जुगेशन किसका है? नेगेटिव सिंगल डबल। तो ये भी तो कॉन्जुगेशन की एक पॉसिबिलिटी है, यहां भी रेजोनेंस हो सकता है। तो यहां से यहां। क्लियर है बात? अब आगे मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आगे वाली स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनेगी। यहां नेगेटिव चार्ज, यहां डबल बना नेगेटिव से, नेगेटिव के दो इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड बन गया। यहां डबल और यहां डबल बॉन्ड OH और चार्ज पॉजिटिव। अब अगले स्ट्रक्चर की बात मैं करूं तो नेगेटिव सिंगल डबल का कॉन्जुगेशन तो अब भी है। तो यहां से ये लो और यहां से ये लो। जब ऐसा हुआ तो आगे फिर से एक रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन के आई और वो रेजोनेटिक यहां डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव और यहां क्या फिर से कॉन्जुगेशन ही है? बिल्कुल सर है। किस किस का? नेगेटिव सिंगल और डबल का। तो इसके इलेक्ट्रॉन यहां गए और इसके इलेक्ट्रॉन यहां गए तो एक नई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बन के आई और वो नई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बच्चों ये है। यहां OH, ये लीजिए, यहां डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। और बच्चों अब स्पष्ट भी हो रहा है कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में या रेजोनेंस में केवल पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइज होते हैं, केवल पाई इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। एटम्स रिमेन्स कांस्टेंट, एटम्स अपनी जगह स्थिर रहना पसंद करते हैं। क्या इस बात का प्रमाण मिला? बिल्कुल। अब ये तो एक बात कह रही है, ये लीजिए। अब बच्चों यहां ना आपको एक बात और समझनी है। अब वो बात क्या रहने वाली वो सुनो। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका नाम क्या है, सभी बच्चे कहेंगे सर ये बेंजीन है, हमें पता है सर इसके बारे में। अब मैं आपसे ये पूछूं बच्चों कि यहां ऑर्थो पोजीशन कितनी है, बहुत सारे बच्चे तुरंत कहेंगे कि सर 2 ऑर्थो हैं। मैं पूछूंगा मेटा, सर 2 मेटा है। मैं पूछूंगा पैरा, सर 1 पैरा है। अरे नालायको, तुमको कहां से दिख गई रे
ना तो यहां एक भी ऑर्थो है, ना यहां एक पैरा है, ना यहां एक भी मेटा है, यहां कोई भी पोजीशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जब कहते हो ना ऑर्थो, मेटा, पैरा, ये होती हैं बच्चों किसी ग्रुप के क्रॉसपोंडिंग। यहां बेंजीन में सभी कार्बन एक समान है, यहां कोई ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन नहीं है। ये ऑर्थो, मेटा, पैरा तब ही डिसाइड कर पाओगे जब यहां कोई ग्रुप जुड़ा होगा, उसके क्रॉसपोंडिंग काम करेंगे, उसके सापेक्ष काम करके ऑर्थो, मेटा, पैरा का निर्धारण किया जाता है। अब यहां एक ग्रुप जोड़ना पड़ेगा अगर आपको ऑर्थो, मेटा, पैरा का डिसाइडेशन करना है। तो बच्चों मैंने क्या किया, मैंने यहां एक ग्रुप जोड़ दिया जी। क्लियर है बात? अब जैसे जी ग्रुप जोड़ा ना, तो अब इस ग्रुप के सापेक्ष काम करो, यह बताएगा मेरे सापेक्ष ऑर्थो, मेटा, पैरा कौन सी है। तो सुनो फिर, इस ग्रुप के सापेक्ष ये इस कार्बन की बात करो, ये कार्बन है, मैं ये लो, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन रे? 1 2 3 4 बॉन्ड बने। तो जहां कार्बन के 4 बॉन्ड बन जाते कोई हाइड्रोजन होता ही नहीं है। तो क्या यहां हाइड्रोजन परमाणु H क्या है बच्चों? अनुपस्थित है। ये लीजिए, ठीक है यहां तक। और जब H अनुपस्थित है ना, तो जहां H अनुपस्थित होता है उस स्थिति को, उस पोजीशन को नाम दिया जाता है IPSO, इप्सो नाम दिया जाता है। क्लियर है बच्चों? या दूसरे शब्दों में ये कहूं, जहां से ग्रुप सीधा जुड़ा होगा तो चौथा बॉन्ड बनाएगा क्या? जब चौथा बॉन्ड बनाएगा तो हाइड्रोजन क्या रहेगा? अनुपस्थित। क्या कहलाएगी? इप्सो। मतलब जहां से ग्रुप सीधा जुड़ा होता है वो पोजीशन है उस ग्रुप के लिए हमेशा कौन सी बनेगी? इप्सो बनेगी। क्लियर है यहां तक? अब इस ग्रुप से ये तो बनी इप्सो, डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट वाली इप्सो, या हाइड्रोजन नहीं रहेगा वो भी इप्सो। अगली जो दो रहेंगी ना, उस अगली दो को नाम में दूंगा, क्या नाम दूंगा? ऑर्थो। क्या नाम दिया बच्चों? ऑर्थो नाम दिया है। तो इधर वाली भी ऑर्थो, तो मैं ओ से दर्शा दूंगा। अगली वाली जो दो रहेंगी, उस अगली वाली दो को नाम दिया जाता है मेटा। क्या नाम देते हैं बच्चों? मेटा। तो इधर भी लिख दूंगा एम में, ये भी मेटा है। अब जो नेक्स्ट बच गई वो नेक्स्ट रहेगी के पास पैरा पोजीशन। अब मैं कह रहा हूं पूरी बात कि किसी ग्रुप के सापेक्ष वलय में एक इप्सो, दो ऑर्थो, दो मेटा और एक पैरा पोजीशन होती है। जहां H अनुपस्थित होता है या जहां से ग्रुप सीधा जुड़ा होता है उसको क्या नाम देते हैं? इप्सो नाम देते हैं। इप्सो से अगली दो ऑर्थो, उससे अगली दो मेटा, अगली एक पैरा पोजीशन होती है। यहां तक की बात सभी बच्चों को क्लियर है क्या? चले आगे, आगे समझो। मुझे इतना बताओ यहां सोच सोच के कि ये तो रहा ग्रुप, इस ग्रुप के सापेक्ष ये पोजीशन तो कौन सी हुई? इप्सो। अरे होगी कि नहीं होगी? अगली ये दोनों पोजीशन बच्चों, अगली ये दोनों पोजीशन है आपके पास रहेंगी ऑर्थो और ऑर्थो। अगली दो पोजीशन है मेटा और मेटा, अगली पोजीशन पैरा। अब इतना काम तो कर सकते ना, यही तो है, जी की जगह OH लगा दिया, बात तो वही रहेगी वहां। यहां कोई H है क्या? नहीं है, तो इप्सो बन जाएगी। इतनी बात समझ आ पा रही है क्या? अब मैं एक लाइन में आपसे आंसर पूछता हूं, एक लाइन में यहां इंपोर्टेंट पॉइंट डिसाइड करके बता दूंगा आपको। क्या है कि यहां देखो इस अनुनादी संरचनाओं में नेगेटिव चार्ज कहां कहां आया है। रिंग में देखना है, बाहर क्या हो रहा है नहीं पता, रेजोनेंस तो रिंग में देखना है, रेजोनेंस कॉन्जुगेशन रिंग में देखना है। तो मुझे इतना बता दो यहां नेगेटिव चार्ज कहां कहां आया है। सोचना है, यहां नेगेटिव है नहीं है, यहां है तो कौन सी पोजीशन पर? ऑर्थो पोजीशन पर। यहां आया तो कौन सी पोजीशन पर? पैरा पोजीशन पर। यहां आया सर कौन सी पोजीशन पर? दोबारा से ऑर्थो पोजीशन पर। तो नेगेटिव चार्ज कहां का आया?
ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, तो रेजोनेंस इफेक्ट कहां कहां काम करेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर काम करेगा। क्लियर है? यहां मेटा पे कुछ आया है क्या? सब जगह कुछ नहीं आया। तो अनुनाद प्रभाव, रेजोनेंस इफेक्ट मेटा पर कार्य नहीं करता है। ये इस बात का प्रमाण मैंने दिया है आपको। तो यहां से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाऊं, क्या बनाऊंगा देखना। पहला पॉइंट बनाया है क्या? अनुनाद, अनुनाद केवल केवल ऑर्थो, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, पोजीशन पर कार्य करता है, कार्य करता है। केवल कहां काम करता है बच्चों? ऑर्थो व पैरा पोजीशन पर। और ये बहुत महंगी बात है बच्चों, आसानी से नहीं मिलती है। इतनी महंगी है कि सारे रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट में, एप्लीकेशन में ये काम आने वाला है बार बार। इतना इंपॉर्टेंट है ये। अब मैं एक बात और कहूंगा कि केवल जब ऑर्थो और पैरा पर काम कर रहा है तो नई लाइन से लिखूंगा मेटा पोजीशन पर, पोजीशन पर अनुनाद प्रभाव, अनुनाद प्रभाव कार्य नहीं करता है। ये लीजिए, ये लाइन बनी है यहां से कि ऑर्थो पैरा पर काम करेगा, मेटा पर कभी भी कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, पूरा यूनिवर्स चेंज हो जाए, लेकिन यहां ये मेटा पर कभी काम नहीं करेगा। अनुनादी संरचनाओं से बात स्पष्ट हो रही है, तो इसको मैं बॉक्स में डालता हूं कि यहां मेटा पर कभी भी ये काम नहीं करने वाला है। ये लीजिए, क्लियर है? अब आगे सुनो, नेक्स्ट बात का मैं डेरिवेशन कर रहा हूं, मैं पीछे से करूंगा सारा काम। अब देखो इधर, ये लो। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब मुझे इतना बता दो, मान लिया सर आप कह रहे हो ना, तो हमने मान लिया कि यहां नेगेटिव ऑर्थो पे आया है, पैरा पे आया है, ऑर्थो पे आया है। तो मान लिया ऑर्थो पैरा पे रेजोनेंस काम कर रहा है, मेटा पे काम नहीं कर रहा है। लेकिन मुझे इतना बताओ, जब नेगेटिव ऑर्थो पे था तो एक नेगेटिव था कि ज्यादा थे? एक था। जब पैरा पे आया तो ज्यादा बढ़े कि अब भी एक ही है? एक ही है। जब दोबारा ऑर्थो पे आया तो अब भी नेगेटिव तो कितना ही है? एक ही है। तो मुझे इतना बता दो, क्या नेगेटिव की संख्या में बढ़ोतरी हुई है? नहीं। क्या नेगेटिव की संख्या में घटा है? नहीं। तो मुझे इतना बता दो, नेगेटिव की संख्या क्या चल रही है? समान। तो रेजोनेंस की इंटेंसिटी, रेजोनेंस की तीव्रता भी क्या चलेगी बच्चों? समान। तो एक लाइन और तैयार हुई। क्या लाइन क्या तैयार हुई? उसको समझना अच्छे से, और उसको मैं लिखता हूं, फिर उसको मैं लिखता हूं और पॉइंट बनाता हूं। क्या कहा है मैंने कि अनुनाद काम कहां कर रहा है? ऑर्थो पैरा पर, ऑर्थो पैरा पर, लेकिन सेम इंटेंसिटी के साथ कि डिफरेंट इंटेंसिटी के साथ? सेम इंटेंसिटी के साथ। तो यहां एक लाइन और लिखूंगा, समान, समान, समान तीव्रता के साथ, समान तीव्रता के साथ। ये लीजिए, और इसको मैं डालूंगा अब बॉक्स। तो पूरी लाइन क्या बनी? अनुनाद ऑर्थो पैरा पर कार्य करता है समान तीव्रता के साथ, मेटा पोजीशन पर अनुनाद प्रभाव कार्य नहीं करता है। मतलब जितना अनुनाद ऑर्थो पे लगेगा ना, उतना अनुनाद पैरा पे होगा। ऐसे नहीं ऑर्थो पे ज्यादा लग रहा है सर, पैरा पे कम लग रहा है। ये डिस्टेंस पर निर्भर नहीं करता है। यहां जितना माइनस ऑर्थो पे रहता है उतना माइनस पैरा पे है, जितना प्लस ऑर्थो पे रहेगा उतना ही प्लस कभी पैरा पे आएगा। तो यहां तीव्रता एक समान रहेगी। समझ गए बात को? तो ऑर्थो पैरा पर काम करेगा लेकिन समान तीव्रता के साथ। गांठ बांध लेना इस बात को, इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि बिक ही नहीं सकती है, इसका कोई मूल्य ही नहीं है। और मेटा पर कभी भी अनुनाद प्रभाव काम नहीं करेगा। यहां तक की बात सभी बच्चों को क्लियर है क्या? ठीक है, नेक्स्ट बात बच्चों। अब मैं एक बात और कह रहा हूं, अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा, क्या कहा कि सर हमें पता लगा कि ये ग्रुप है
और इस ग्रुप के कोरोस्पोंडिंग ये पोजीशन कौन सी हुई, इप्सो। मान लिया था। अगली दो थी ऑर्थो, ऑर्थो। अगली वाली थी मेटा, उससे अगली पैरा, ये मेटा ही थी। ये लो सर। तो बच्चों अब मैं थोड़ा सा पीछे से डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि वो भी यहां काम आएगा एप्लीकेशन में। अब मैं बात कर रहा हूं आई प्रभाव की, प्रेणिक प्रभाव की। अब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट रहेगा, ये इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता था किसके ऊपर, डिस्टेंस के ऊपर, दूरी के ऊपर। ये लीजिए, मतलब दूरी बढ़ने से इंडक्टिव इफेक्ट कम होता है। शायद ये बात अपनी इंडक्टिव इफेक्ट में हुई थी, और इंडक्टिव इफेक्ट की वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाओ और वहां से देखो। आप आ रही बात समझ में? तो मैंने ये कहा कि यहां जो ग्रुप है ना, ये ग्रुप मान लो कौन सा प्रभाव दर्शा रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट को दर्शा रहा है। मान लिया ऐसे ही दर्शा रहा होगा, दर्शा सकता है। अब ये नहीं कहा कि प्लस है कि माइनस है, मैंने कहा इंडक्टिव है बस। तो इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। अब मुझे इतना बताएंगे, ये जो ग्रुप है ना, ये इंडक्टिव इफेक्ट इप्सो पर भी लगाएगा, ऑर्थो पर भी लगाएगा, मेटा पर भी लगाएगा, और पैरा पर भी लगाएगा। क्लियर यहां तक की बात? लेकिन मैं एक बात पूछूंगा आपसे कि यहां ये ग्रुप ना सबसे पास कौन सी पोजीशन के है, इप्सो के पास है, मतलब दूरी कम। दूरी कम तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा। ये ग्रुप सबसे ज्यादा दूरी पर किसके है, पैरा के। दूरी ज्यादा तो इंडक्टिव इफेक्ट कम। तो यहां से एक बात सीखिए आप कि यहां ये ग्रुप अगर इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहा है जो डिस्टेंस के ऊपर निर्भर है, तो सबसे कम दूरी इप्सो से है, सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट इप्सो पे। दूरी ज्यादा पैरा से है तो सबसे कम है इंडक्टिव इफेक्ट पैरा से। तो यहां इंडक्टिव इफेक्ट की इंटेंसिटी ज्ञात कर सकते हो क्या? क्या ज्ञात कर सकते हो? सुनो तो फिर लिखूंगा यहां आई प्रभाव की तीव्रता, इंटेंसिटी का क्या चेक करना है रे, घटता क्रम चेक करना। आई प्रभाव की तीव्रता का क्या चेक करना था, घटता क्रम। तो मुझे बताएंगे सबसे ज्यादा कहां लगेगा, इप्सो पे। इप्सो पे सबसे ज्यादा माइनस आई, सॉरी आई प्रभाव लगेगा। उसके बाद लगेगा किससे, ऑर्थो से। उसके बाद लगेगा किससे, मेटा से। और सबसे कम लगेगा पैरा से। ये कॉन्सेप्ट तैयार होके आया कहां बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट से। ये भी रेजोनेंस के एप्लीकेशन में काम आएगा, इसके बिना कुछ नहीं है फिर। क्यों? अब सुनो, यहां दूरी कम तो आई प्रभाव, आई प्रभाव क्या रहेगा, अधिक रहेगा। यहां कहूं, यहां क्या है, जस्ट उल्टा है। दूरी अधिक, दूरी अधिक तो आई प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट क्या लगेगा, कम लगेगा। ये लीजिए, क्योंकि ये रिलेशन होता है। तो मैं एक बात और बनाऊं, एक पॉइंट और बनाऊं, क्या इंडक्टिव इफेक्ट दूरी पर निर्भर करता है? हां करता है। तो ये समान तीव्रता के साथ काम कर रहा है कि भिन्न भिन्न तीव्रता के साथ? भिन्न भिन्न तीव्रता के साथ। और सबसे ज्यादा कहां लगता है, इप्सो, फिर ऑर्थो, फिर मेटा और पैरा। तो यहां से एक पॉइंट और बना के देता हूं आपको, ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखो इधर क्या कहा है बच्चों मैंने। अब दूसरा पॉइंट, प्रेणिक प्रभाव, प्रेणिक प्रभाव। सुनो फिर अच्छे से, क्या कहूंगा मैं, जो प्रेणिक प्रभाव है वो कहां काम कर रहा है, ये लीजिए। क्या प्रेणिक प्रभाव इप्सो पे काम करता है, ऑर्थो पे काम कर रहा है, मेटा पे और पैरा पे? ये लो सभी पे काम कर रहा है। तो मैं कहूं कि इंडक्टिव इफेक्ट सभी पोजीशन पर काम करता है। तो ये लाइन लिखूंगा मैं, ये लाइन लिखूंगा मैं, और फिर समझाता हूं इसको मैं कि प्रेणिक प्रभाव सभी पर कार्य करता है। कार्य तो कर रहा है, लेकिन समान तीव्रता के साथ कि भिन्न भिन्न तीव्रता के साथ? लिखूंगा यहां
कैसे काम करता है, भिन्न भिन्न तीव्रता के साथ कार्य करता है। साथ, ये लीजिए, और इसको डालता हूं बॉक्स में, ये इंपॉर्टेंट है यहां से। अब भिन्न भिन्न तीव्रता के साथ अगर काम कर रहा है तो फिर सबसे ज्यादा कहां लगता है, उसको यहां से देख लेंगे अपन। ये लीजिए, उसको यहां से देखो आप कि सबसे ज्यादा कहां काम कर रहा है, इप्सो पे, फिर ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे। क्यों? डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। क्लियर है बच्चों? तो सभी पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे पहले तो, जो जितना मैंने करवाया है ना सभी का स्क्रीनशॉट लेंगे। यहां से आ जाओ, ये लीजिए पहला पेज, ये बनाओ इसको ऐसे कैसे, और नोट्स की कॉपी में लिखो, स्क्रीनशॉट लो। दूसरा देख लेंगे, दूसरा देखेंगे सभी बच्चे, ये लीजिए। क्लियर है बच्चों? तीसरा देख लेंगे यहीं से, ये लीजिए। कह सकते हो क्या यहां तक? क्लियर है बच्चों? अब ये जो पॉइंट्स रहने वाले बच्चों, ये रेजोनेंस इफेक्ट के एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। इनके बिना अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यार रेजोनेंस इफेक्ट तो ऑर्थो पर और पैरा पर समान हो जाएगा, फिर अपन स्टेबिलिटी कैसे चेक कर पाएंगे? तो उसके लिए ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, और तभी मैंने इनको आपको समझाया है। उम्मीद है सभी बच्चों को ये पॉइंट्स अच्छे से समझ में आएंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, और हमारे डिस्क्रिप्शन में ना नंबर दिए गए, आप वहां से पर्सनल व्हाट्सएप डीएम करके हमें सजेस्ट कर सकते हैं, या कोई डाउट हो तो वहां से आप पूछ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? यहां तक बस आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को बस सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना है, और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है, ताकि हम और अच्छा कंटेंट आपके लिए तैयार कर सके। क्लियर है बच्चों? इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेजोनेंस के एप्लीकेशन को लेकर।